किया and UTI में we have done so many remedies. So do you remember any remedy for UTI and a specific symptom for that UTI? Anyone? Any specific remedy for UTI and the symptoms of that specific remedy? एपिस किया था, कैंथरिस किया था, वो दोनों का डिफरेंस किया था, पेट्रोसेलिनियम देखा था, सेबल्सेरुलेटा देखा था, पायरोजन, बेसिलिनम, सो टाइफॉइड गाइस कैसे डायग्नोस करेंगे टाइफॉइड एट योर क्लिनिक? पेशेंट क्या लेके आएगा, क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे पता चलेगा कि ये टाइफॉइड हो सकता है? बिफोर रिपोर्ट पेन इन द एब्डोमेन, वॉमिटिंग, एब्डोमेन, फीवर, ओके, वॉमिटिंग, ओके, वॉमिटिंग, फीवर का पैटर्न, कैसा पैटर्न कैसा होगा फीवर का? कंटिन्यूअस फीवर होगा, स्टेप लैडर फीवर, that is specific type of fever we seen in typhoid. व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप लैडर? गुजराती में क्या बोलते हैं या लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हो स्टेप लैडर? हिंदी गुजराती में पगथिया, दादर जिसको बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्टेप लैडर. मतलब आज 101 का स्पाइक है तो कल आएगा 101 से ज्यादा आएगा, 110, 1.8 या 102 का स्पाइक आएगा. जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ते हो उस तरह से फीवर बढ़ेगा. दैट इज टिपिकल स्टेप लैडर फीवर. तो टाइफाइड टिपिकली प्रेजेंटेड विद स्टेप लैडर फीवर. ओके, हाई ग्रेड फीवर रहेगा और हाई ग्रेड. जब भी पेशेंट आपके पास आएगा हैविंग गैस्ट्रिक कंप्लेंट, नोजिएटिव फीलिंग, वॉमिटिंग विद एब्डोमिनल पेन. जब भी आप एग्जामिन करोगे पेशेंट, तो पेशेंट हैविंग टेंडरनेस इन एब्डोमेन, वो कहीं पे भी हो सकता है. जब भी ऐसा पेशेंट आए तो उसके साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक जॉन्डिस भी रखना है आपको. जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि भाई एब्डोमिनल पेन लेके आया, पेशेंट वॉमिटिंग लेके आया, तो वो गैस्ट्राइटिस तो हो सकता है, लेकिन हाई ग्रेड फीवर है तो उसमें टाइफाइड भी हो सकता है एंड अलोंग विद दैट पेशेंट को जॉन्डिस भी हो सकता है. तो जॉन्डिस है, और याद रखिए जॉन्डिस सिम्टम है, डायग्नोसिस नहीं है. Yes. जॉन्डिस इज सिम्टम. तो जॉन्डिस से रिलेटेड जितनी भी कंडीशन है वो आप सबको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखनी है. एब्डोमिनल सिरोसिस हो गया या कोई भी लीवर की कोई, हाँ, हेपेटाइटिस, कोई भी जो लीवर की कंडीशन है वो सब डीडी में रखना है. अगर पेशेंट को जॉन्डिस डेवलप होता है, टिपिकल इक्टेरस या ऐसा कुछ भी डेवलप होता है, तो ये सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखने हैं. ठीक है. और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वो भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ बिलिरुबिन. तो ये कंडीशन जब भी टाइफाइड आप माइंड में ले रहे हो व्हेन पेशेंट केम टू यू विद फीवर, तो उसके साथ डीडी में जॉन्डिस भी होना चाहिए और डीडी में गैस्ट्राइटिस भी होना चाहिए. जब भी पेशेंट टाइफाइड वाला आएगा आपके पास तो हैविंग गैस्ट्रिक कंप्लेंट विद नोजिएटिव फीलिंग, उसके साथ हेडेक भी हो सकता है. हेडेक इज जनरली कॉमन सिम्टम व्हिच प्रेजेंट विद फीवर, लेकिन टाइफाइड में भी हेडेक होता है. हाउ विल यू डिफरेंशिएट जॉन्डिस एट योर क्लिनिक? आई एम टॉकिंग अबाउट जॉन्डिस. जॉन्डिस वाला पेशेंट क्लिनिक पे कैसा पता चलेगा? Okay, yellowish pigmentation on eyes. Okay, that is icterus. Okay, और उसके अलावा anyone guys, jaundice कैसे diagnose करोगे at your clinic? Decrease appetite, that is the key symptom of jaundice. Yes, Pal, you are absolutely right. और क्या symptom है? Vomiting. जब भी jaundice वाला patient आएगा, वो जो हमारी colchicum and हमारी sepia के अंदर जो symptom है, even a sight of food causes nauseative feeling.
दैट इज प्रेजेंट इन जॉइंटिस। सर मुझे खाने की इच्छा होती है, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी बोलो, हो गया? क्या नाम है आपका? रिक्वेस्ट नहीं है ये प्रियंका? रिक्वेस्ट वापस भेजो। गाइस ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि समवन इज नॉट एबल टू कनेक्ट। लेट मी चेक। जॉन्डिस वाले पेशेंट को एपेटाइट इज डिमिनिश्ड। पेशेंट आके ऐसा बोलेगा कि सर मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ, एपेटाइट बहुत कम हो गई है। इवन अ साइट ऑफ फूड कॉजेज नॉजिटिव फीलिंग, that is colchicum, that is sepsia, even in populous eye. In those patients, we can prescribe our this remedy from the symptom, and इसके ऊपर से आप डायग्नोस कर पाओगे। साइमल्टेनियसली इक्टेरस होगा, आईज आर येलो, इवन एनीमिक पेशेंट जिसके अंदर भी इक्टेरस कई बार मिलता है, तो समटाइम वी गेट कंफ्यूज्ड कि तो साइमल्टेनियसली सीबीसी भी कराओ एसजीपीटी के साथ, तो हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, तो इट इज वन ऑफ द कॉज की पेनलेस की वजह से भी हमें इक्टेरस दिखता है। जो हीमोग्लोबिन का जो बिलीरुबिन का जो रिंग होता है वो ब्रेक होता है, उसकी वजह से होता है। जनरली हिमोलाइटिक एनीमिया जो होता है क्लासिकली पैथोलॉजिकली जो डायग्नोस है उसमें ये इक्टेरस देखने को मिलेगा। हिमोलाइटिक एनीमिया का टिपिकल फीचर है। सो अलोंग विथ एनी सिफिलिटिक रेमेडी यू कैन यूज corresponding to the patient symptom in that cases. नाउ टाइफाइड के अंदर कौन सा रिपोर्ट करवाओ और कब करवाओगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट गाइस। विडाल, सीरम विडाल, ओके। कब करवाएंगे? टेंडरनेस प्रेजेंट हो एब्डोमेन में, या फिर उसको वॉमिटिंग सेंसेशन हो जोर से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एब्डोमिनल पेन हो पेशेंट को, टेंडरनेस प्रेजेंट हो एकदम ऐसे एनी कोई भी जगह पर, हम लोग रूल आउट नहीं कर पाते। तो फर्स्ट डे को हम विडाल करवा देंगे। नो नो नो, तो कब? 7th डे। 7th डे, ओके। 7 दिन तक क्या करेंगे? तो फिर CBC, CRP, टाइफाइड और IG, सीबीसी सीआरपी में चेंजेस, WBC काउंट डिक्रीज, ओके। डब्ल्यूबीसी कम हो गए और CRP इंक्रीज। ओके, सीआरपी कैन बी इंक्रीज इन एनी फीवर। तो टाइफाइड के सीबीसी में क्या चेंजेस आएंगे? डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर रिड्यूस्ड बट नॉट लाइक टिपिकल डेंगू फीवर। उसके अंदर बॉर्डर लाइन डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट रहेंगे। बिलो द लाइन बहुत कम पेशेंट में देखने को मिलते हैं, लेकिन दैट रिमेन्स इन द बॉर्डर लाइन, लोअर साइड ऑफ बॉर्डर लाइन रेंज में आएंगे। रिपोर्ट्स में कोई रेड कलर का नहीं देखेगा वो, यस, हाईलाइटेड नहीं होगा वो, लेकिन लोअर लिमिट के पास होगा। एंड टाइफाइड इज ऑलवेज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। हर कंडीशन आप रूल आउट कर दो, फिर उसके बाद ही विडाल करवाओ। and generally vidal is done after 5th day of fever, yes, not 7th day, that is 5th day. ऐसा टिपिकल पैटर्न है कि फीवर बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस है, हाई ग्रेड है, स्टेबलेटर पैटर्न फॉलो दिखा रहा है, इसी केस में कराओ। क्योंकि टाइफाइड हर इस डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर भी अभी टाइफाइड को लास्ट में ही रूल आउट करते हैं कि अभी कुछ नहीं मिल रहा है, उसके बाद टाइफाइड की पॉसिबिलिटी है।
क्योंकि ये ऐसे जनरल सिम्टम कोई भी एब्डोमिनल फीवर में आ सकते हैं। गैस्ट्राइटिस में भी आ सकते हैं, किसी में भी आ सकता है। तो पेशेंट को बुखार कंट्रोल नहीं आ रहा है आफ्टर गिविंग मेडिकेशन, देन वी कैन थिंक ऑफ टाइफाइड। यस, और आप दूसरे तीसरे चौथे दिन भी करवा सकते हो विडाल, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। इफ यू डन विडाल ऑन द आफ्टर 5th डे, देन यू विल गेट द एक्यूरेट रिजल्ट। तो CBCP से we can rule out WBC and platelets are at the lower border side, and simultaneously कई बार SGPT is raised, वो भी राइज हो सकता है near to 100, not more than that. Okay. कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट्स आर आल्सो कंफर्मेटरी, वो भी आप करवा सकते हो। एंटीबायोटिक का कोई स्पेसिफिक रीजन जानना हो या फिर एफिनिटी जाननी हो तो कंफर्मेटिव के लिए। And कई बार if you are get confused with the gastritis, तो you can go for sonography. सोनोग्राफी भी करवा सकते हो। तो सोनोग्राफी में यू कैन डिफरेंशिएट कि कोलाइटिस वगैरह कुछ आया है या दैट इज ड्यू टू टाइफाइड। टाइफाइड से एक टिपिकल वाइवा टर्म है जो हर साल मुझे पूछते थे, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। व्हाट इज रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया? हर साल पूछते थे क्या है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, क्या है? एनीवन नोज? यूजुअली इन फीवर एज टेम्परेचर राइजेस टैकीकार्डिया होता है, लेकिन टाइफाइड में ब्रेडिकार्डिया होता है। ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है, नॉर्मल रेंज में रहता है। जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ता नहीं है, इसलिए उसको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। दैट इज नॉट अ ब्रेडिकार्डिया, इट इज अ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। जनरली हाँ 1 डिग्री के टेम्परेचर स्पाइक के साथ 3 पल्स बढ़नी चाहिए ऑन एन एवरेज। लेकिन टाइफाइड में फीवर के इतना हाई ग्रेड फीवर के साथ भी पल्स रेंज लिमिट्स में आते हैं, बिलो 120 आते हैं। 104 बुखार होगा फिर भी उतना राइज जो पल्स का होना चाहिए, दैट इज नॉट फेयर। दिस इज अ क्लिनिकल टिप, अगर कोई पेशेंट में दिख जाए वेल एंड गुड, दैट इज रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। उसके लिए आपको रूटीन पेशेंट के अंदर पल्स चेक करनी पड़ेगी। वो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया आपको पता कैसे चलेगा? आप काउंट तो करने वाले हो, आप शायद वो पल्स ऑक्सीमीटर से भी देखोगे ड्यूरिंग द फीवर, लेकिन एक हैबिट डालो कि पेशेंट का सिर्फ एक रिस्ट पकड़ के एक पल्स चेक करो। पल्स नहीं मिला तो भी चलेगा, मिले ना मिले दैट इज सेकेंडरी थिंग, लेकिन पेशेंट को एक फिजिकल टच होना चाहिए आपका, दैट इज रिक्वायर मोस्ट। आपको पल्स देखना आता है नहीं आता है दैट डजंट मैटर, लेकिन एक फिजिकल टच जो डॉक्टर का होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जो बोलते हैं कि हमने सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाया लेकिन उन्होंने हमें छुआ भी नहीं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाया लेकिन उसने पेट ही चेक नहीं किया। अरे भाई, पेशेंट आपके वहां पे आया है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हो आप, गैस्ट्रो सर्जन हो आप, तो इट इज योर फर्स्ट ड्यूटी टू चेक द एब्डोमेन। आप सीटी स्कैन करवाओ, इंटरप्रेट करो, वो आपकी स्किल है, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन तो करना है, दैट इज मस्ट। और हमें यही डेवलप करना है हमारी प्रैक्टिस में। पेशेंट बुखार वाला आ रहा है तो उसका फीवर चेक आपके वहां होना चाहिए। यस, भले ही ना थर्मोमीटर में नॉर्मल दिखा रहा है आपके वहां पे, लेकिन वो एक हैबिट डालो कि वो पेशेंट का थर्मोमीटर से एक बार फीवर चेक करो। अगर आप अच्छे बड़े वाले डॉक्टर हो तो आपका स्टाफ चेक करेगा, लेकिन वो होना चाहिए आपके लिए। कुछ नहीं मिलता ऐसा हाथ रख के चेक कर लो। यस, एक बार पेशेंट के सिर्फ फोरहेड के ऊपर हाथ रख के एक बार चेक करो। आपके पास 10 पेशेंट की वेटिंग है, टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट चेक इट, फिजिकल टच रखना सीखो। दैट हेल्प्स यू अ लॉट टू क्रिएट अ रैपो विद पेशेंट। वो एक फेथ क्रिएट करेगा, दैट इज रिक्वायर्ड अ लॉट। सो ब्लड कल्चर, यस, ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, लेकिन दैट इज अ सुपर स्पेशलिटी रिपोर्ट, हम जीपी प्रैक्टिस में नहीं करते हैं। दैट इज एक्सपेंसिव वन, एंड ब्लड कल्चर विल हेल्प टू गिव द एंटीबायोटिक्स, तो हमारे लिए दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट। कुछ है स्टेफाइलोकोकल या कोई नोसोट देना है, यस, आपको बनाना है नोसोट तो करवा सकते हो। अगर आपके कोई दोस्त है पैथोलॉजिस्ट या कोई, तो नोसोट बनाना हो आपको खुद का, तो वो आप बेशक करवा सकते हो। यस, नहीं, इट इज अ गुड हैबिट कि अगर आपके पास कोई पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर है, नोन है, और आपको नोसोट डेवलप करना है तो प्रूविंग भी कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी दे सकते हो, जैसे कोविड में न्यूमोकॉक्सिनम का यूज हुआ था, टाइफाइड आया तो टाइफाइड का कोई नोसोट आपने बनाया आपने अपने सोर्स से,
दे सकते हो, रिजल्ट मिलते हो तो ठीक है। दिस इज ऑल्सो वे ऑफ स्टडी। नया मटेरियल मेडिक आपको डेवलप करना है, कर सकते हो। सो नाउ थेराप्यूटिक्स। क्या दोगे टाइफाइड में? व्हाट आर द कॉमन रेमेडीज वी आर यूजिंग फॉर टाइफाइड? कॉमन वंस। फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। बैप्टिशिया से ओके, बैप्टिशिया, बैप्टिशिया, ओके। ब्रायोनिया, दुबई में एक बैप्टिशिया और आर्निका का आर्निका। डिफरेंस हुआ करता था, हाँ, बहुत। विच इज वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। क्या डिफरेंस था? वो लाइन भी बहुत मस्त थी जो दुबे सर ने लिखी थी, हाँ, आर्निका और बैप्टिशिया पे। है किसी के पास तो निकालो दुबे, अभी होगी ही, सबने वही पढ़ी है। हमने भी कॉलेज लाइफ में वही पढ़ी है। मैं तो अभी भी पढ़ता हूँ कोई बार। वो पढ़ने में मजा बहुत है, हाँ, कुछ आए ना आए मजा आता है। मजा, कॉन्फिडेंस आता है। कितनी बनाए होगे शायद। हाँ, कोई मैं तो करता हूँ, उसके बिना तो पास होना डिफिकल्ट है। मास्टर किट भी हुआ करती। हाँ। सो गाइस, बैप्टिशिया वर्सेस आर्निका। क्या डिस्क्राइब करोगे इन बैप्टिशिया? कैसे प्रिस्क्राइब करोगे बैप्टिशिया? व्हाट आर द सिम्टम्स? Okay. वॉइस ब्रेक हो रहा था। Okay. की आवाज कट हो रही है। बैप्टिशिया, यस सना, आपकी फेवरेट रेमेडी है बैप्टिशिया। क्या सिम्टम्स है बैप्टिशिया के? राइनस कुछ बोल रहे थे? नहीं, बेसिकली हाई ग्रेड फीवर होगा। एंड आर्निका के साथ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट वी ऑल नो, आपने बहुत पढ़ा है कि एक के अंदर ऐसा है कि जैसे ही पेशेंट डिलीरियम स्टेट में जाता है तो आप क्वेश्चन पूछो तो पेशेंट गिव्स एग्जैक्ट आंसर, एंड इन आर्निका पेशेंट आंसर देके वापिस सो जाता है, वापिस अवेयर नहीं होता है। दिस इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। बट आई हैव नॉट यूज्ड these two remedies for this These symptom। वो मिला ही नहीं अभी तक, तो कभी यूज ही नहीं हुआ है लाइफ में। बैप्टिशिया में ऐसा लिखा कि वो आंसर देते देते सो जाएगा, आर्निका विल कंप्लीट द आंसर। ओके, बट ये टिपिकल सेप्टिक शॉक के सिम्टम है। यस, अगर पैथोलॉजिकली आपको डायग्नोस करना है पेशेंट सेप्टिसेमिया में, सेप्टिक शॉक में, तो पेशेंट का लुक ऐसा होगा कि डल है, सोया हुआ है, टॉक्सिक लुक जिसको बोलते हैं। टॉक्सिक, कई पेशेंट, कईयों ने देखा होगा आईसीयू में अगर ड्यूटी कर रहे हो, इमरजेंसी में ड्यूटी हो, तो ऐसे पेशेंट आते हैं सेप्टिक लुक। आप पता है, जज नहीं कर पाओगे कि ये क्या है। either it is alcoholic or anything else। so septic look के वो septicemia with high grade fever, ये जो टॉक्सेमिया में, हाँ, टॉक्सेमिया इज द टर्म फॉर थायराइड टॉक्सिन्स। ओके, जो बैक्टीरिया है स्टाइफी जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, उसकी वजह से जो टॉक्सेमिया होता है, उसकी वजह से ये सिम्टम आते हैं। तो बैप्टिशिया इज द रेमेडी फॉर दैट ग्रेड ऑफ एडवांस टाइफाइड डिजीज। पहले 2 दिन के में आपको ये कंडीशन रेयरली देखने को मिलेगा। हो सकता है अगर पेशेंट ट्यूबरकुलर मायाजम से बिलोंग करता है तो डिजीज का पेस फास्ट होता है उस पेशेंट में, लेकिन ये लेस लाइकली। सो बैप्टिशिया इज द रेमेडी फॉर द लेटर स्टेजेस। एंड आर्निका इवन जो डिलीरियम स्टेज में पेशेंट आता है, एट दैट टाइम वी कैन यूज दिस टू रेमेडीज। आर्निका का फीवर कैसा होता है गाइस? आर्निका हमने लास्ट सेशन में या उससे भी पहले भी डिस्कस्ड इट। हाउ विल यू प्रिस्क्राइब आर्निका फॉर फीवर? कैसे प्रिस्क्राइब करोगे? यस सना, आर्निका कैसे प्रिस्क्राइब करोगे? Anyone remember? Bruise or feeling okay? Okay. Yes, Abhinav, that is the key. Head hot
and Cold. sorry again, Body cold. body remain cold and head is on. जब भी पेरेंट्स आते हैं आपके वहां पे और वो बोलते हैं कि आप जब भी उसको चेक करते हैं हम घर पे तो उसका सिर सिर्फ गर्म रहता है एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आर नॉर्मल. दिस इज द की सिम्टम ऑफ आर्निका इन फीवर. जब भी ऐसा सिम्टम आपको मिल रहा है इन दोस केसेस यू कैन यूज दिस रेमेडी. और वो रेस्टलेसनेस तो है, नॉट इवन एबल टू सिट ऑन अ सॉफ्ट पार्ट, उसकी वजह से वो रेस्टलेसनेस होती रहती है. Even soft tissue. Soft part, soft place feels hard. These are the theoretical symptoms. तो कई बार we as a practitioner not able to remember. ये वाइवा के लिए अच्छा है. हाँ, वो वाइवा में अच्छा रहता है. लेकिन the clinical prescribing symptom is this: सिर गरम, बॉडी ठंडा. That is arnica. Simple. पीडियाट्रिक्स में ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है. आप पेशेंट को टच करो, हाँ, पल्स फील करो तो वो पार्ट ठंडा लगेगा, लेकिन फीवर चेक करने के लिए फोरहेड पे हाथ रखो वो गर्म लगेगा. Yes. पेशेंट सिम्टम नहीं देता है तो फिर फिजिकल एग्जामिनेशन. Another common remedy that we are using in practice, that is acid phos and acid mur. Nice. Open muriatic acid. Is one of the best remedy for typhoid fever. Acid mur कहाँ देते हो? In other conditions rather than using in fever. Anyone is using acid mur? Okay. Yes, piles. Piles में क्या symptom है? Muriatic acid for piles. Guys, Sensitive to touch. yes. Even sorry. In children, piles in children. Sensitive to touch. कितना sensitive? Even a toilet seat aggravates. Yes. The burning sensation is extreme in muriatic acid. Burning sensation. Even a slightest touch of tissue or napkin causes burning sensation. In those cases, we can use acid mur in piles or even in fissure. Now in fever, cold extremities. Cold extremities जब भी होती है, तब we can use of this remedy. And heat without thirst. Heat without thirst. Patient is not thirsty while fever, then we can use this remedy. Heat without thirst. Stupid होता है, as already Dr. Archit discussed. ये confused state होता है, toxemia में patient होता है, तब we can think of this remedy. Pulse rapid होती है, feeble होती है, and excessive prostration. Any acid having severe weakness, we can use acid phos, we can use acid mur in typhoid fever with excessive weakness. जब भी weakness के साथ patient आता है, तब we can think of this remedy. And the discharges are involuntary. जब भी fever के साथ urine and stool gets involuntary. In those cases, we can think of acid mur. जेरियाटिक एज ग्रुप में ये सिम्टम कॉमन मिलेंगे आपको. Yes. कि अंकल दादाजी है, यूरिन भी स्टूल पथारी में पास कर रहे हैं, स्टूल भी उधर ही हो रहा है, along with high grade fever. तो ये जनरली उस एज ग्रुप का सिम्टम है. Yes. Even in piles, we get that symptom. Even while passing urine, patient gets past their stool. Are you getting me? पेशेंट आके बोलेगा मैं यूरिन करने जा रहा हूं तो मेरा स्टूल पास हो रहा है. That is acid mur. And another remedy, even passing flatters, patient gets sensation that stool get passed. Any other remedy? Do you know? Aloes, sir. Yes. Why aloes? The affinity of aloes. Anyone of you know? Sphincter anal. Yes.
स्पिंचर एनआई के ऊपर उसकी एफिनिटी है, एंड जब भी स्पिंचर एनआई गेट्स लूज तो उसके ऊपर का जो कंट्रोल है विच इज रिड्यूस्ड, एंड दैट इज व्हाई जब भी यूरिन पास करने जाए या फ्लैटस पास करता है, एट दैट टाइम पेशेंट गेट्स सेंसेशन दैट स्टूल गेट पास. Even frequency of stool is there in allos with mucus secretion. We can think of this remedy. This is the beauty of homeopathy. आप एक टॉपिक पे नहीं रह सकते when you are talking about therapeutics, क्योंकि medicine have a different affinity, medicine having different conditions. So at that time, yes. बोलो बोलो बोलो. आपने वो मैसेज किया था एक्सट्रा मेडिसिन. हेलो सर. Guys, wait a minute. I mean, हम कहा थे. हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे. Sir, please differentiate between Gelsemium and muriatic acid and Sulfoxan flavors, sir. Because both are thirstless and weakness now. Gelsemium and Jalsemium okay. both having severe weakness, लेकिन जलसेमियम में कई बार पेशेंट हैविंग शिवरिंग एंड अलोंग विद दैट बॉडी एक एंड टिपिकल हेडेक एट occipital region. In those cases we can use of Gelsemium. Gelsemium टाइफाइड में जनरली यूज नहीं करते, that we use in viral fever or flu or anything acute fever में. और जेल्सियम का स्टेज जनरली अर्ली डेज ऑफ फीवर में रहेगा कि पेशेंट को अभी इन्फेक्शन हुआ ही है और पेशेंट को डलनेस, डिजीनेस, ड्राउसीनेस डेवलप हुआ है, लेकिन वो टॉक्सेमिया की ओर नहीं बढ़ा है. म्यूरियाटिक एसिड इज मोर ऑफ प्रोस्ट्रेशन rather than Gelsemium is just dullness and dizziness. Okay, understand the difference between dull, drowsy and prostration. Yes. Okay, so this is the Gelsemium versus muriatic acid. Even acid force having severe weakness, उसका तो फीवर भी पेनलेस होता है. ओपन फॉस्फोरिक एसिड मस्त सिम्टम लिखा है, पेनलेस फीवर. Increased ability to mental weakness followed by physical weakness and fever. लिखा है कुछ ऐसा painless fever that might be written in FATA. Anyone having FATA material medical? Please read fever of phosphoric acid. Yes, sluggish, painless fever. That is written in FATA, acid force. Cold part,
one side of face, abdomen, etc. Heat with sweat, profuse sweat, aggravation at night as a sequel, and sluggish, painless fever. Patient पड़ा रहता है, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, उसका डायरिया भी पेनलेस होता है. पेशेंट दिन में 10 बार जाता है, लेकिन पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, rather only associated with weakness. वीकनेस होती है सीपी, लेकिन नो अदर कंप्लेंट्स. दैट इज एसिडिफॉक्स. ओपियम में भी ऐसा होगा, पेशेंट पेनलेस है, पड़ा रहेगा, लेकिन ओपियम का स्टेज है वो मेंटली डलनेस है, मेंटल डलनेस की वजह से ओपियम ऐसा करता है. So these are the remedy. Along with that, हमारी बेलाडोना तो हम यूज कर ही सकते हैं इन इनिशियल स्टेज. हमारी कार्बोवेज भी यूज कर सकते हैं हम. इवन वी कैन यूज जलसेमियम इन इनिशियल स्टेज, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. एंड टॉक्सीमिया में एज आई टोल्ड यू कि विथ फीवर पेशेंट आता है तो वी कैन थिंक ऑफ पायरोजन. पायरोजन हेल्प करेगा टू ब्रेक आउट द फीवर. फीवर को तोड़ने के लिए इट हेल्प्स अ लॉट. जो भी एडवांस केसेस है, जो डेवलप हो चुकी है पैथोलॉजी, पायरोजन वर्क्स एक्सीलेंटली ऑन एवरीथिंग. एंड गाइस, ऑल द जीआई रेमेडीज, टाइफाइड के अंदर फीवर तो कंट्रोल करना है, साइमल्टेनियसली पेशेंट का गैस्ट्रिक कंप्लेन भी कवर करनी है. तो जितनी भी हमारी गैस्ट्रिक रेमेडीज है, दोस ऑल रेमेडीज वी कैन यूज इन टाइफाइड. यू कैन यूज डायस्कोरिया फॉर पेन, you can use colocin, you can use Macfos, you can use Ipecac, even you can use Pulsatilla. for diarrhea also you can give croton or anything. Yes. Or arsenic. Yes, arsenic remains for the typhoid fever. Arsenic is always there when there is typical restlessness, when there is typical thirst of arsenic, we can think of arsenic. Arsenic तो सभी जगह पे आएगी, लेकिन उसके typical symptoms होने चाहिए. Anticipates every 14 days, every year. Sorry. Yes, Payal. Arsenic fever anticipates every 14 days, every year. It is periodicity. Periodicity of 14 days, even of 1 year, even alternate day. We can think of this remedy. And more periodicity is there, that is in Arrhenia diadema. Arrhenia के अंदर periodicity is more prominent than any other remedy, not even in arsenic alba. Let's open Arrhenia. Physical book में निकालने टाइम लगता है. Practice should be. Can anyone read Arrhenia? Read the generalities. All symptoms of Arrhenia are characterized by periodicity. तो जब भी periodicity आती है, in those cases we can think of malaria. Arsenic is more prominent for malaria. लेकिन टाइफाइड के अंदर भी जो periodic fever आ रहा है, along with the all symptom of arsenic, we can prescribe. And coldness with pain in long bone. कौन से long bone है? Yes, TBF, even humerus. We all think of those long bone. And guys, the other medicine long bone पे से याद आया. Patient having eruption at the long bone.
कौन सी मेडिसिन दो? Yes, Cedron having the same periodicity, excessive periodicity. Cedron, yes, Parul. Exact periodicity. Exact periodicity. 2 बजे बुखार आ रहा है तो 2 बजे ही आएगा, 1 बजे बुखार आया तो 1 बजे ही आएगा. That is Cedron. कौन सी मेडिसिन? Pain in long bone, even eruption at long bone. Anyone? Sorry. कौन सी? Pain in long bone, that is Meserium and Asafoetida. 2 remedies are there. In the skin eruption at the long bone or the skin of tibia, we can think of Meserium. These 2 remedies are there. Yes, Cedron with periodicity, we can think of it. Even China. Yes, that we came in malaria. Malaria, yes. Yes, these all Periodical remedies fever are. is, हाँ. This, वो पैटर्न भी मलेरिया का है, वो periodicity वाला. Typhoid is your continuous fever. yes. Now guys, dengue. Dengue. डेंगी कैसा फीवर होगा डेंगी का? हाउ विल यू डिफरेंशिएट डेंगी? आज ही डेंगू का पेशेंट आया है Off season वाला. ऑफ सीजन में. अभी ये जो पेशेंट आया था वो डेंगू का ही आया था. पेशेंट को सिम्टम्स थे, उसका एनएस एंटीजन करवाया, नहीं शी गेट्स पॉजिटिव. Okay. Typhoid तो clear ना? हम थियोरेटिकल पार्ट में नहीं जा रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल पार्ट, हाउ टू डायग्नोज इट, हाउ टू प्रिस्क्राइब द रेमेडीज. थियोरी में तो बहुत कुछ आएगा, टर्शियन फीवर, कोडिशियन फीवर, ये वो, लेकिन क्लिनिक पे इतना ही होता है और इसके ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन होता है. नाउ डेंगू कैसे डायग्नोज करोगे? Meserium, eruption on long bones, that is Meserium. Body ache, Yes, body ache, pain behind eyes, pain in eyes, post-occipital pain. Okay. वही मुझे डेंगू हुआ था तब मुझे ये हो रहा. पोस्ट ऑर्बिटल पेन, पेरिऑर्बिटल. दैट इज पेरिऑर्बिटल. ओके, कैसे डिफरेंशिएट कैसे? यस डॉक्टर, डेंगू कैसे पता चलेगा? बॉडी एक होगा. ओके. सीवियर हेडेक होगा. ओके, एग्री. कंटिन्यूस फीवर. ओके. एंड अगर टाइम हो गया है थोड़ा, अगर 2-3 दिन ज्यादा, तो रैशेस वगैरह आ जाए. रैशेस डेफिनेटली आएंगे आफ्टर 3 days 4 days. यस. ओके, आर्थराइटिस. सो जब भी पेशेंट आपके साथ आता है और पेशेंट बोलता है कि मुझे फीवर के साथ बॉडी एक है, और इन दोस केसेस वी हैव टू डिफरेंशिएट आवर डेंगू फीवर विद द चिकनगुनिया फीवर और एक्यूट आर्थराइटिस. अभी 2 दिन से एक पेशेंट आ रहा है, पेशेंट हैविंग सीवियर बॉडी एक. शी इज नॉट एबल टू control or not even able to expose the cold. She is sensitive to cold. तो हर बार ठंडी के अंदर उसको ऐसा बुखार आ ही जाता है, लेकिन सीवियर बॉडी है. लेकिन when you differentiate with the chikungunya, पेशेंट को पूछो कि आपको जॉइंट पेन हो रहा है या बॉडी एक हो रही है, जॉइंट में स्टिफनेस है या सिंपल शरीर में दर्द या शरीर टूट रहा है. These are the differentiating point between chikungunya and acute arthritis or dengue fever. ये यूपेटोरियम और रस्टॉक्स को भी डिफरेंशिएट कर देंगे. Yes. When patient came to you
कि भाई मुझे बॉडी एक हो रहा है, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस टू कंडीशंस। पेशेंट को पूछो जॉइंट पेन हो रहा है, व्हेन चिकनगुनिया पेशेंट केम टू यू, यू कैन वेरी इजीली डिफरेंशिएट फ्रॉम देयर व्हाट, ये हमने लास्ट टाइम भी शायद डिफरेंशिएट ये डिस्कस किया था, दैट इज रेमनस कैलिफोर्निया, drunkard like walking, and acute arthritis. So we can differentiate from the condition of the patient. लेकिन जब भी फोन पे बात हो रही है तो we have to ask the patient कि बॉडी एक कैसा हो रहा है। इन डेंगू पेशेंट को शरीर टूटता है, अंदर से दर्द होता है, बॉर्न पेन हो रहा है, दैट इज अवर यूपेटोरियम। बॉर्न पेन, अंदर से हड्डियां दर्द कर रही है, दैट इज डेंगू फीवर। जनरली जब भी पेशेंट आपके पास आता है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि पेशेंट को सोर्स ऑफ इंफेक्शन होगा, पेशेंट को रेस्पिरेटरी होगा, जीआई होगा, लेकिन जब भी डेंगू वाला पेशेंट होगा तो उसमें सोर्स ऑफ इंफेक्शन नहीं होगा। पेशेंट बुखार लेके आ रहा है, लेकिन व्हेन यू चेक द सोर्स ऑफ इंफेक्शन, देयर इज नो सोर्स ऑफ इंफेक्शन। गला देखो, पेशेंट को पूछो रेस्पिरेटरी में सर्दी है, जुकाम है, कुछ नहीं है, सिर दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, no throat pain, no respiratory symptom, no GI symptom. In initial 3 days, I'm talking about. In those cases, we can think of dengue fever. Okay, guys, are you with me? हमारे फीवर के डिफरेंशिएशन सेशन के बाद आप एटलीस्ट क्लिनिक पे डायग्नोसिस करना तो सीख जाओ, दैट इज आई एम श्योर। डेंगू को हो सके इतना अर्ली डायग्नोस करना है, क्योंकि अगर डेंगू का पेशेंट अनडायग्नोस रहा और उसकी रूटीन एक्टिविटी उसने रेस्ट नहीं किया तो वो हेमरेजिक फीवर की ओर जा सकता है, हेमरेजिक शॉक में भी जा सकता है, वो तो लेटर कंडीशन है, लेकिन हेमरेजिक कंडीशन में जा सकता है। तो डायग्नोसिस फीवर के केस में पहला स्टेप डायग्नोसिस होना चाहिए आपके पास, उसके बाद ही फीवर को ट्रीट करो। कोई भी फीवर हो, कॉमन कोल्ड कोराइजा हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो, यूटीआई हो, कोई भी हो, डायग्नोसिस के बिना फीवर का केस में प्रिस्क्राइब नहीं करना है। डायग्नोसिस मस्ट, आप रिपोर्ट करके डायग्नोस करो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपके माइंड में पेशेंट का डायग्नोसिस होना चाहिए। उसको जब बात करो तो ऐसे बात करना है कि वी ट्रीटेड इट एज अ एक्स फीवर। यस, किसी डॉक्टर से बात करो या किसी को भी बात करो तो उसको ऐसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताना चाहिए कि इसको हमने डेंगू की तरह ट्रीट किया, लेकिन ऐसा है तो अभी ऐसा लग रहा है। ओके, तो बिना डायग्नोसिस के अगर फीवर का केस ट्रीट करोगे तो प्रोग्नोसिस में आपको पता नहीं चलेगा कि पेशेंट वर्स हो रहा है या इम्प्रूव हो रहा है। और फीवर का केस जो ऐसा है जो कोई भी कॉमन कंडीशन उसमें फीवर आएगा, एचआईवी में भी फीवर आएगा, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी पहले तो फीवर ही आएगा। अगर बिना डायग्नोस करे उसको जाने दिया तो पेशेंट को हो सकता है आईसीयू की भी जरूरत पड़ जाए। सो फीवर को बिना डायग्नोसिस किए आगे मत बढ़ो। फीवर के नहीं समझ में आता है तो भेज दो कोई अथॉरिटी के पास, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमको हमारे सब केस में रिजल्ट मिले ही, ठीक है। अभी मनन सर से मेरे साथ डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने मुझे वही बताया कि जरूरी नहीं कि हर पेशेंट अच्छा होके जाएगा अपने यहाँ से। हम हमारा पूरा ट्राई करेंगे, लेकिन हमारा भी लेक ऑफ नॉलेज होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट बिगड़ना नहीं चाहिए। हमारे लेक ऑफ नॉलेज की वजह से पेशेंट की कंडीशन खराब नहीं होनी चाहिए। इफ पेशेंट इज कमिंग टू यू, उसको 4 दिन से बुखार आ रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू डायग्नोस तो रिफर द पेशेंट गाइस। 5वें दिन को कोई परफोरेशन लेके आएगा, टाइफाइड का पेशेंट है, 5वें दिन परफोरेशन हो जाएगा आपके क्लिनिक पे आपका पेशेंट, तो दैट क्रिएट सम नेगेटिव इफेक्ट ऑन सम सर्जन और सम मेडिकल पर्सन कि पेशेंट इसके वहां पे 4 दिन से 5 दिन से था, वो डायग्नोज नहीं हुआ और परफोरेशन हुआ। तो आपसे ठीक हो दैट इज गुड थिंग, लेकिन आपसे बिगड़ना नहीं चाहिए। डायग्नोसिस का स्किल तो डेवलप कर ही दो, और वही करना है, वो आपके नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ाएगा। पेशेंट के साथ डिस्कस कर पाओगे डायग्नोसिस होगा तो कि ये कंडीशन है, उसमें ऐसा होता है, ये कॉमन सिम्टम है, ये अनकॉमन सिम्टम है, तो आप चिंता मत कीजिए, इतना इतना तो रहेगा। डेंगू के फीवर में काउंसिल कीजिए कि पहले 3-4 दिन तो प्लेटलेट कम ही होने वाले हैं, नहीं बढ़ने वाले, ठीक है। कम हो गए उसके बाद ही बढ़ेंगे। तो एक होगा कि आप रोज सीबीसी नहीं कराओगे, आपको पता है कि कम हो रहा है प्लेटलेट, तो पेशेंट का खर्चा बचाओगे, और रिपोर्ट नहीं होगा तो पेशेंट क्या ही डिस्कस करेगा। ऑल्टरनेट देख लो, एक दिन छोड़ के करो, हर रोज मतलब ही नहीं है। जब भी आपके पास डेंगू का पेशेंट आता है, दिस इज द पेशेंट की जिसको आज 3rd डे ऑफ फीवर है,
लेकिन उसको फीवर कंट्रोल में नहीं आ रहा था, कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं था, उसका सीबीसी करवाया. इवन आई कैन शो यू सीबीसी ऑफ द पेशेंट. बंद हो जाएगा. बंद हो. डाउनलोड कहाँ पे है? अच्छा. यस. देखो ये आज का रिपोर्ट है पेशेंट का. सीजन कोई नहीं है, फिर भी पेशेंट गेट डायग्नोस्ड. 27 दिसंबर आज का रिपोर्ट. उसका हीमोग्लोबिन इज 10.4. उसके प्लेटलेट्स सी, प्लेटलेट्स आर नियर टू बॉर्डर लाइन, दैट इज 1,44,000. तो ये इट इज द थर्ड डे, तीसरे या चौथे दिन में. डेंगू में जनरली होता क्या है क्लिनिकली, आपको पेशेंट को एक्सप्लेन क्या करना है. शुरुआत में 3 या 4 दिन बुखार आ सकता है. स्पेशली बुखार आता है तब और कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन उसके बाद मेन तकलीफ शुरू होती है. प्लेटलेट्स एंड WBC आर गेटिंग रिड्यूस्ड, दैट इज ऑन 3rd and 4th डे. और जब भी वो रिड्यूस होना शुरू होते हैं तब पेशेंट को नोजिएटिव फीलिंग और वोमिटिंग का सेंसेशन शुरू होता है. क्यों होता है नोजिएटिव फीलिंग? क्योंकि प्लेटलेट काउंट जब भी डाउन होते हैं तो कैपिलरीज के अंदर से पानी बाहर आता है, तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है. तो पेशेंट को सीवियर कंडीशन में असाइटिस भी हो सकता है. लेकिन असाइटिस हो या ना हो, इनिशियल स्टेज में पेशेंट आपको बोलेगा चौथे या 5वें दिन में एब्डोमिनल हैवीनेस लग रहा है, पेट में भारीपन सा है. दैट इज इंडिकेशन ऑफ 4th और 5th डे ऑफ डेंगू या 3rd और 4th. जिसके WBC यू कैन सी, पेशेंट का WBC इज 4,000, तो 4,000 WBC है, विच इज नियर टू बॉर्डर लाइन. तो अभी ये पेशेंट को क्या समझाना है कि दिस इज योर 3rd डे, तो अभी वो और 3 या 4 दिन तक कम होने वाले हैं. तो वी विल चेक योर CBC एवरी ऑल्टरनेट डे एंड पेशेंट को प्रिपेयर करो कि नेक्स्ट 3 रिपोर्ट्स के अंदर वो कम हो सकता है. लेकिन हमें इसलिए मेडिसिन करना है कि वो ज्यादा कम ना हो और परफोरेशन होके ब्लीडिंग वगैरह कहीं पे शुरू ना हो, हेमोलॉजिक कंडीशन के अंदर पेशेंट ना आ जाए. और उसका डेंगू का भी रिपोर्ट करवाया है, विच इज डेंगू NS एंटीजन, वो उन्होंने भी दिखा है, इसमें नहीं है. उनका ESR इज नॉर्मल, दैट इज 2. इसके अंदर ब्लड सेल है, विच इज नॉट गुड साइन. जो नेक्स्ट रिपोर्ट के अंदर ब्लड सेल RBC बढ़े यूरिन के अंदर, तो वी कैन थिंक ऑफ पेशेंट की उसको हेमरेजिक फीवर की तरफ जा रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ड्रॉप हुआ है और ब्लड यूरिन ब्लड पॉजिटिव आया है. यस. दैट इज द रीजन. एंड उसका SGPT इज नॉर्मल एंड CRP इज 3.9, व्हिच इज आल्सो. उसका NS एंटीजन उसने जो फिजिकली दिखाया उसने भेजा हो तो लेट मी चेक. यस, दिस इज कैसे दिखाएंगे अभी? मेरा WhatsApp इसमें तो ओपन हुआ. ये मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ गाइस. देखो उसका NS एंटीजन इज 88, which indicates कि पेशेंट को डेंगू है. ओके, तो अभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी डेंगू वाले पेशेंट को? शुरुआत में पेशेंट का फीवर कंट्रोल करो, उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. आप एलोपैथी मेडिसिन दे रहे हो या होम्योपैथी मेडिसिन दे रहे हो? हाँ, तो
पेशेंट को सिम्टोमेटिक होम्योपैथी हो रहा है या एलोपैथी हो रहा है, डेंगू में मेडिसिन इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। पेशेंट के जो सिम्टम है उस हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करना है। एंड द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी टू रिड्यूस द प्लेटलेट काउंट इन आवर क्लिनिकल एक्सपीरियंस, दैट इज इपिकैक। Guys, use this remedy in your practice. उसका न्यूजिएटिव सेंसेशन भी चला जाएगा, सॉरी तो आपने यूज किया, ओके, और उसके प्लेटलेट भी कम ज्यादा नहीं होंगे। 200 potency में we are using TDS. Use it. This is the hemorrhagic remedy. हमने नोजिया पढ़ा है, लेकिन इपिकैक इज hemorrhagic remedy which is written in Bori. Check out it. निगल आपका नेशनल इमेटिक के ग्रुप में स्टोर्स भी दे सकते हैं, along with joint pain, Eupatorium भी दे सकते हैं, with the bone pain. राइनिया भी दे सकता है। तो ये सब मेडिसिन आफ्टर 3 और 4th डे पे यूज होगी। इनिशियली वी हैव टू कंट्रोल द फीवर along with headache, पेशेंट का हेडेक भी कंट्रोल करना है, एंड along with joint pain. That is written ipecac in last line of generality. Hemorrhage is bright red and profuse, which is written in Buri. This is the hemorrhagic remedy. Bright red and profuse indicates the arterial blood. Yes. जैसे भी हम दे सकते हैं along with headache, occipital headache हो तो we can think of this. Initial 3 days में medicines remain same, वो कोई नई नहीं आने वाली है, लेकिन the specific remedies we are talking कि भाई platelet कम हुआ तो use this remedy. You can even give Ferrum Phos 6. Ferrum Phos 6x में definitely दे सकते हैं. Even in the 3rd or 4th day of dengue fever, we can think of Cargovage. पेशेंट को सीवियर वीकनेस होती है, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस भी हो सकता है ड्यू टू रिड्यूस प्लेटलेट, असाइटिस की शुरुआत होती है, कैपिलरीज में से एक्यूमुलेशन शुरू होता है, इन दोस केसेस हेवीनेस की कंप्लेन होती है, इन दोस केस वी कैन यूज ऑफ कार्बोवेज। एक्सीलेंट रेमेडी। पेशेंट की थ्रेटनिंग कंडीशन हो उसमें भी वी कैन यूज ऑफ कार्बोवेज, उस कंडीशन से प्रिवेंट भी कर सकते हो। यस, इनिशियल स्टेज में अगर राइटली अब आपके पास पेशेंट आ जाता है तो स्टार्ट कर दो, थ्रेटनिंग कंडीशन में पेशेंट जाए ही ना। इवन चाइना इज रेमेडी, जिसमें सीवियर वीकनेस होता है, अलोंग विद दैट पेशेंट हैविंग एब्डोमिनल हैवीनेस। चाइना इज हाईली चिली पेशेंट, वो पेशेंट धूप में जाके बैठ जाएगा, इतना चिली है चाइना का पेशेंट। कोविड टाइम में भी बहुत यूज किया है कि पेशेंट को इतना ठंडी लगता है कि वो धूप में बैठता है। दैट इज योर टिपिकल सिम्टम ऑफ चाइना। And our all the hemorrhagic remedies, hemamelis, phosphorus, lachesis, even in hemorrhagic condition, Crotalus horridus, Thalespi, we can use these remedies. These are for dengue hemorrhagic fevers. Hemorrhagic fever. पेशेंट एडवांस होता है, कंडीशन पैथोलॉजी वर्स होती है, तो फॉस्फोरस और ये सब जो है। इवन जब भी ब्लीडिंग होता है पेशेंट को ड्यू टू कैपिलरीज रप्चर, तो नेजल ब्लीडिंग, तो वी कैन थिंक ऑफ मिलीफोलियम एंड इवन मिलीलोटस. These are the specific remedies which helps us a lot कि पेशेंट एक डेंजर कंडीशन में ना जाए, उसके प्लेटलेट्स हम इतने ड्रॉप ना हो, ड्रॉप होने वाले भी नो, और पेशेंट को भी समझाओ कि इनिशियल अल्टरनेट डे रिपोर्ट में आपके प्लेटलेट्स काउंट कम होंगे, लेकिन उसको इतना कम नहीं होने देना है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है। अगेन वेरेट्रम विरिडी एक्सीलेंट रेमेडी। अगर बेड कोलैप्स है, पेशेंट डायरिया कर करके पेशेंट की कंडीशन खराब है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, पूरा पेशेंट देख के ऐसा लग रहा है कि अभी चला जाएगा। Yes. In that condition, you can even use of Veratrum viridi along with your Cargovage. With cold extremities, Veratramol and Veratrovir have a typical symptom with cold extremities. आप जब भी पेशेंट को टच करोगे तो उसके extremities are remain cold. उसका रीजन भी यही है कि
loss of vital fluid. Yes, loss of vital fluids. This is all about dengue. हाँ वाइटल फ्लूइड्स क्या क्या है? वाइटल्स हॉस्पिटल ड्यूटी में पूछते हैं ना, वाइटल्स इन्फॉर्म करो, वाइटल्स इन्फॉर्म करो. सो वाइटल फिर फ्लूइड्स, आपको एमडी फिजिशियन कॉल करके बोलेगा क्या है वाइटल्स, वाइटल्स बताओ. होता है ना आपके पास. किसी ने हाँ बोला, सताया हुआ है तो कोई सताया हुआ है. हॉस्पिटल के त्रास से गुजरा हुआ किसी के मुंह में से हाँ निकल गया. फील ब्रो फील. फेब्रिनिल भी नहीं दे सकते पूछे बिना. कॉल द डॉक्टर एंड आस्क फॉर हम फेब्रिनिल. तो फेब्रिल सर, हमने तो एनएस फ्लूइड के लिए भी कॉल किया है कि सर एक बोनस दे दे, अभी बीपी थोड़ा सा कम आ रहा है, आइनोट्रोप्स नहीं दे रहे हैं. इससे अच्छा है 4x4 की खोली में एक होम्योपैथिक प्रैक्टिस करो. डिग्निटी नहीं रहती है वो. और वो भी कंसल्टेंट गाली तो देखा है तुझे, फिर भी देगा. इतना भी पता नहीं चलता रखा क्यों है तुझे. पूछोगे तो भी देंगे, नहीं पूछोगे तो भी देंगे. दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस. आपके पास भी ऐसा होता होगा. वी नो दिस इज ट्रू, क्योंकि इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल्स है विच इज रन बाय BAMS एंड BHMS, so that is the bitter truth which is very fact. जो एक दिन हमारे में यूनिटी आ गई और होम्योपैथ ने सोच लिया कि हमें हमो की जॉब नहीं करनी है, तो आधी हॉस्पिटल बंद हो जाएगी. मैं पब्लिकली ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन दिस इज ट्रूली फैक्ट. इफ यू आर एग्री देन रेज योर हैंड. Okay, now back to the dengue. Yes. Okay. डेंगू Anything में else? सीवियर वीकनेस हो, इन दोज केसेस चाइना और कार्बोवेज यूज करो. इपिकेक इज वंडरफुल रेमेडी गाइस. टिल नाउ नो फेलिएबल रिजल्ट. अभी तक फेल नहीं हुआ. Sir is talking about since 1973. Yes, since my dad is practicing, since we are learning from him, he is using this remedy since 40 years and it works. Patient, we have one family who is using homeopathy since four generation. पर दादा है, he is alive, he is 90, near to 90. उसका लड़का है, उसके 2 लड़के हैं और उनके भी बच्चे हैं. So they are using homeopathy since 40 years from our clinic. तो जब भी उनको उनके 4th generation के एक लड़के को डेंगू पॉजिटिव हुआ, and the first day they came to us and we start homeopathic medicine. तो 7th day पे जब भी platelet was near to, if I'm not wrong, 50,000, तो भी they are not giving any allopathy medicine, not even paracetamol. तो उनके जो पड़ोस के, they are educated family, तो उनके जो सराउंडिंग थे, they are telling them कि आप उसको एलोपैथी कुछ भी नहीं दे रहे हो, and they are in routine कि भाई हमें पता है ये मेडिसिन काम करने वाली है, तो not to worry, हम हमारे डॉक्टर के टच में है, कुछ भी होगा तो वो हमको बोलेंगे. तो हमें वो फेथ क्रिएट करना है guys. And believe me, after 5th day that is increasing and patient को कोई भी symptom नहीं है. At the 50,000 platelet, patient is completely asymptomatic. That is more important. प्लेटलेट तो कम होने वाले हैं, we know, लेकिन पेशेंट सफर नहीं हो रहा है, उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जा रही है. एंड दैट क्रिएट फेथ इन होम्योपैथी. और उसमें जो मजा आता है, और उस इवन आई हैव शेयर्ड दैट फोटो ऑन इंस्टाग्राम, पेशेंट का प्लेटलेट काउंट हो रहा है, इवन एक्सपीरियंस ऑफ द पेशेंट, वो जो फीलिंग आती है ना, वो लेनी है गाइस. होम्योपैथी के ऊपर का फेथ और वो फीलिंग. मैंने एक एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया था टाइफाइड का. मेरे पास एक पेशेंट का कॉल आया, उसको 5 या 6 दिन से बुखार आ रहा है, विच इज नॉट गेटिंग कंट्रोल.
पेशेंट इज लिविंग समवेयर इन पेरिफेरी एरिया, उसकी डॉटर की ट्रीटमेंट मेरे वहां पे चल रही थी। पेशेंट, उसकी डॉटर वाज डेफ, तो उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, वो अभी बोलने भी लगी है, थोड़ा सुनने भी लगी है, तो शी हैज सम फेथ इन होम्योपैथी। तो उसने मुझे कॉल किया कि सर मुझे 5-6 दिन से बुखार आ रहा है, कोई भी मैंने इतनी मेडिसिन ले ली, 2-3 एमडी को दिखा दिया, हमारे जीपी को दिखा लिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फीवर इज परसिस्टिंग, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, दिन में 4 बार बुखार आया है, फिर भी वो नॉन पैरासीटामोल लेने के बाद या एंटीपायरेटिक लेने के बाद भी विच इज नॉट गोइंग बिलो द नॉर्मल लाइन, बॉडी गर्म ही रहता है, दवाई लेने के बाद भी 100 तो बुखार रहता ही है। आई डोंट नो कि उसके रिपोर्ट्स क्यों नहीं हुए थे 5 दिन में। पेशेंट की भी गलती हो सकती है, किसी का इग्नोरेंस भी हो सकता है। पेशेंट के रिपोर्ट्स करवाए, उसमें विडाल पॉजिटिव है। नाउ ट्रिकी थिंग कम्स ओवर हियर, 5th और 6th डे पे पेशेंट का विडाल पॉजिटिव आया, ऑल द रिपोर्ट्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। अभी पेशेंट को एक फेथ आया है कि होम्योपैथ ने डायग्नोज किया है, तो मैंने पेशेंट को बोला कि डू वन थिंग, क्योंकि मैं यहाँ से मेडिसिन भेजूंगा तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 to 3 days, 2 दिन तो लगने वाले, आई नो। तो पेशेंट को बोला कि आपके वहां पे कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है? तो पेशेंट बोला हाँ, हमारे वहां 2 होम्योपैथ है। मैंने सोचा यस, दिस इज द चाम, अभी आपका काम हो जाएगा। अब वो होम्योपैथ के वहां पे जाओ और उसको बोलो कि डॉक्टर ने ये दवाई बोली है, वो लेके चालू कर दो। और पेशेंट को मैंने मैसेज भी किया था दवाई, क्योंकि व्हेन आई एम विद पेशेंट, वो काउंसलिंग में होता हूँ तो कई बार फोन रिसीव नहीं करता हूँ, तो पेशेंट को मैंने मैसेज कर दिया कि ये दवाई ले लेना। मैंने सिंपली प्रिस्क्राइब किया था बेप्टेशिया, आर्निका एंड एसिड फॉस्फेचेस एज आई एम यूजिंग पॉलीफार्मेसी। तो वो पेशेंट जब भी होम्योपैथ के वहां पे गया, तो द बिटर थिंग वाज दैट कि उसने ऐसा बोला कि मैं इस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। मैंने उसको बोला छोड़ो, दूसरे होम्योपैथ के पास जाओ। उसने बोला उसने इवन यूज सम वे, द वे ही इज प्रैक्टिसिंग, मैं ये वैसे प्रैक्टिस करता हूं, मैं ऐसे दवाई नहीं दे सकता। गाइस 3 दिन तक मैं शॉक में था, मुझे इग्नेशिया और नेट्रोम्यूल लेने की जरूरत पड़ी थी, ऐसा स्टेज था मेरा। हम 40 साल से एक एक पेशेंट ऐसे होम्योपैथी में जोड़ रहे हैं विथ फुल एफर्ट्स। जब फादर ने प्रैक्टिस शुरू की थी, एट दैट टाइम नो वन नोज कि होम्योपैथी क्या है। लोगों को ऐसा ही था कि होम्योपैथी इज इक्वल टू आयुर्वेदिक। At that time, we was looking 50 patients a day. Before 30 or 40 years, I'm talking about. हमें पता है कैसे एक एक पेशेंट को जोड़ के खड़ा किया है, ऐसे ओपीडी ट्राई किया है, लेकिन जब ऐसा सुनने को मिलता है, दैट इज शॉकिंग। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपको कि होम्योपैथी को डिवाइड मत करो। मैं ये वैसे प्रैक्टिस करता हूँ, ये वैसे प्रैक्टिस करता हूँ, ये मेथड यूज करता हूँ, करो, लेकिन होम्योपैथी में जो पेशेंट आया है वो जाना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली मैंने पेशेंट को यहाँ से दवाई भेजी, पेशेंट को तीसरे दिन दवाई मिली। टिल देन पेशेंट वाज ऑन पैरासीटामोल, कोई एंटीबायोटिक नहीं चल रही थी, एंड देन पेशेंट गेट रिलीफ इन 3 or 4 days। ये ना समझी की वजह से पेशेंट के 2 दिन बगड़े। वो पेशेंट का एक होम्योपैथी के ऊपर का फेथ था, वो भी जा सकता है। पेशेंट को परफोरेशन भी हो सकता है। 8 दिन चले गए थे पेशेंट टाइफाइड में। तो गाइस, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट कि मेहरबानी करके ये इंसिडेंट सुनने के बाद आपके क्लिनिक पे कोई ऐसा पेशेंट आए, अरे यार पैसे ले लो, आपको लेना है तो दवाई के पैसे कौन मना कर रहा है? पेशेंट आया तो वो पैसे देगा आपको दवाई। अरे आपके, मैंने एक जो दूसरे डॉक्टर थे उसको तो ऐसा बोला कि मुझे फोन पे बात करवाओ। He was denied to talk with another homeopath. The height of, क्या बोले जाने दो, मुझे अभी भी गुस्सा आ जाता है ये इंसिडेंट सुन, माइंड में जब भी आता है मुझे गुस्सा बम हो जाता है। तो इट इज हम्बल रिक्वेस्ट कि आपके क्लिनिक पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 50 लोग जो मुझे सुन रहे हैं, एटलीस्ट आपके वहां पे कोई होम्योपैथी लेने आए तो अरे आपके पास 200 पोटेंसी नहीं है तो डॉक्टर से बात करो कि मेरे पास 200 नहीं है, मेरे पास 30 है तो 30 दे दूं। इफ डॉक्टर इज अलाउइंग दे दो, एटलीस्ट पेशेंट होम्योपैथी पे सर्वाइव तो करेंगे।
सिंपल लॉजिक, आप दूसरे होम्योपैथ की खींचो मत, लेकिन एटलीस्ट पेशेंट को तो हेल्प करो। दिस इज द एरा कि हम पेशेंट एक होम्योपैथ से दूसरे होम्योपैथ के वहां शिफ्ट हो रहा है, तो आपके पास ऐसे पेशेंट आएंगे जो आपके नियर बाय होम्योपैथ के पास ऑलरेडी ट्रीट हो चुका होगा। तो नेवर क्रिटिसाइज एनी होम्योपैथ कि वो सिंगल मेडिसिन दे रहा है, वो हायर पोटेंसी दे रहा है, वो मदर टिंचर दे रहा है। अरे भाई, पेशेंट को इसमें नहीं पड़ी है। अल्टीमेटली होम्योपैथी बदनाम हो रहा है। पेशेंट के माइंडसेट ऐसा है कि होम्योपैथी से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और एज अ होम्योपैथ आप ऐसा बोल रहे हो कि वो होम्योपैथ की दवाई से आपको साइड इफेक्ट हो रही है। आप होम्योपैथी के जो फेथ क्रिएट हुआ है पेशेंट में, वो चला जाएगा। नेवर डू सच थिंग। अलग मेंटालिटी है। वैसे आप पब्लिसिटी करोगे होम्योपैथी ये है वो है, वो जो पेशेंट आ रहा है उसको दवाई नहीं दे रहे हो, तो ये आपके भी मेंटालिटी को आप जज फ्री करता है। कैंप कर रहे हो, लेकिन जब पेशेंट आ रहा है तो उसको दवाई नहीं जो दे, आया है उसको नहीं दे रहे हो वो। और मैं ये वैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऐसी मेंटालिटी है गाइस। ये खुद ये आपकी मेंटालिटी को जज करके जाएगा कि ये क्या आदमी है। वैसे गांव गांव जाके पब्लिसिटी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और जो आ रहा है उसको दे नहीं रहा है। समझ रहे हो आप? एक ब्रॉडर वे में सोचो तो नुकसान किसका है? अल्टीमेटली वो पेशेंट आपके वहां पे कहीं दवाई लेके जा रहा है, तो शायद उसको फिर से जरूरत पड़ेगी तो आपके वहां आएगा। वो आपको दिखा देगा, शायद हमारा कॉल नहीं लगेगा तो वो आपको दिखा देगा कि सर उनका कॉल नहीं लग रहा था, आप देख लो। એક લેક્ચરમાં છું, કલાક એકમાં ઘરે પહોંચીશ. मैं थोड़ा भावुक हो गया, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन दिस इज द थिंग जो नहीं होना चाहिए। यूनिटी तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पेशेंट खराब नहीं होना चाहिए। Are you with me, guys? Yes, sir. Yes. Yes, sir. दवाई देना। हाँ? दवाई देना। ओके, हम डेंगू पे थे। डेंगू इज क्लियर गाइस, दिस आर द कॉमन रेमेडीज। फर्स्ट 3 days में वही बेलाडोना रहेगी, वही जलसेमिया रहेगी, वही यूपेटोरियम रहेगी, वही रस्टॉक्स रहेगी। मेडिसिन चेंज नहीं होने वाली है, लेकिन द वे यू एक्सप्लेन द पेशेंट दैट मैटर्स, द वे यू डायग्नोज द पेशेंट दैट मैटर्स। ओके, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवा दो। अभी पेशेंट सामने से बोलते हैं कि सर रिपोर्ट करो, तो करवा दो। नाउ मलेरिया नेक्स्ट सेशन में ले। जीआईटी की चल रही तो सिर्फ एक इन शॉर्ट कोलेरा देखने को नहीं मिल रहा है अभी इतने ज्यादा। मैंने तो नहीं देखा है कोलेरा मेरी प्रैक्टिस में। यस, लेकिन हो तो आर्सेनिक, यही जो जीआईटी की जो फीवर वाली मेडिसिन है, आर्सेनिक, कार्बोवेट, चाइना, एपिकाक, वेरेट्रोम। यस। कोलेरा को डायग्नोस कैसे करना है? एनीवन नोज? Icy water is Then blood and mucus is stool. Rice water stools. Rice water is stool with mucus and or even blood that present in stool. If I remember correctly, cholera is also intermittent fever, not continuous one. केस नहीं देखे, क्लिनिकली वो पेशेंट आते ही आते नहीं। ही नहीं है, केस नहीं देखे। लेकिन हमारे स्टॉलवर्ड्स ने इतने सारे कोलेरा मिटाए, हाँ, तो अभी कोलेरा के पेशेंट ही नहीं आते। At those time epidemic was there, कॉलेरा एपिडेमिक। कोलेरा के बहुत एपिडेमिक हुआ करते थे, लेकिन होम्योपैथी से वो सब मिट गए। अगर आ जाता है आपके पास, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो, डायग्नोस नहीं कर रहे हो, सस्पेक्ट कर रहे हो, तो these are the common remedies you can also use for the cholera. Okay, so malaria next session में। Any नींद आ रही? पैरासाइट के फीवर नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। Yes, अभी एक मलेरिया रहा है, swine flu अभी जो स्वाइन फ्लू भी करेंगे स्वाइन फ्लू, और रेस्पिरेटरी, कोविड भी करेंगे। जो रेस्पिरेटरी का सेशन होगा उसमें स्वाइन फ्लू और रेस्पिरेटरी हमारा खत्म हो गया। अरे नहीं, फीवर है। फीवर के साथ फीवर में जो रेस्पिरेटरी, हाँ फीवर का जो सर? जैसे लास्ट टाइम यूटीआई की। हाँ जी, बोलो बोलो।
can you please explain the prescription, sir, from like day 1, day 3, day 5, like that? Which drugs are कोई suitable? criteria- there is no criteria कि फर्स्ट डे पे ये प्रिस्क्राइब करना है, सेकंड डे पे ये प्रिस्क्राइब करना है. नो क्राइटेरिया एट ऑल. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इन डेंगू, लेकिन प्लेटलेट कम हो रहे हो, देन यू कैन यूज दिस रेमेडीज. लेकिन जब भी फर्स्ट 3 डेज में पेशेंट आ रहा है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज द ट्रीटमेंट. और हाँ, डेंगू में मोस्ट इम्पोर्टेंट आईवी फ्लूइड्स, अरे ओरल फ्लूइड्स. आईवी फ्लूइड पे नहीं पहुंचना है तो ओरल फ्लूइड चालू रखो. कोई भी फीवर की टिपिकल ट्रीटमेंट है फ्लूइड की थेरापी देनी है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ओआरएस जो भी अवेलेबल हो. पेशेंट को टारगेट देना है कि एक दिन के इतना 3 या 4 लीटर पानी तो मिनिमम जाना पीना ही है. चाहिए. और रेस्ट करवाना है. अगर रेस्ट नहीं करवाओगे तो ब्रेकडाउन होगा प्लेटलेट और हेमरेजिक फीवर के, और पेशेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे हो तो घर पे रेस्ट करवाओ और पानी पिलाओ, हो सके उतना पानी पिलाओ. ठीक है, पानी से ही अच्छा होगा वो. ठीक है, मेडिसिन आर देयर बट हाइड्रेशन इज मस्ट. ओके, कोई भी वायरल फीवर है, रेस्ट एंड हाइड्रेशन. यस, रेस्ट एंड हाइड्रेशन इज द ट्रीटमेंट. पानी को दवाई की तरह नहीं पिलाओगे तो फिर दवा पानी की तरह पीनी पड़ेगी. सही है, जबरदस्त. ओके गाइस, एनी क्वेरी? यस सर. बोलो ना. सर अगर प्रेगनेंसी के वक्त हेयर फॉल होता है तो लेकेसिस देते हैं राइट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? क्यों होगा? प्रॉब्लम अभी इंटर्न है ना तो डर लगता है प्रिस्क्राइब करने में. वही डर भगाना है. You can safely prescribe homeopathic medicines during pregnancy. वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता है. हाँ, वो प्लेसेंटा क्रॉस करके नहीं जाता है. नो सर तो कौन सी पोटेंसी में दे? 1 में दे सकते. For how many days and You can repeated? use sepia during pregnancy. Lachesis and sepia. रेपर्टरी के अंदर lachesis दिया हुआ है, लेकिन even you can use sepia, वो भी हेल्प करेंगे. lachesis दे रहे हो तो every week 1 m रिपीट कर सकते. इवन चाइना. और सर एक और है, छोटी बच्ची है, शी इज अराउंड लाइक 2 years और समथिंग, और उसको ना स्टूल पास करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है. तो वो मेरे को खुद को स्टैंडअप मैट जैसा लग रहा है, बट स्टिल आई एम डिस्कसिंग इट. कि हाँ, क्योंकि ना सर वो क्या करती है, उसकी मॉम से मैंने बात की ना, तो उसकी मॉम ने मुझे ऐसा बताया कि कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, कुछ भी उसको जब भी स्टूल पास करना होता है ना, वो है ना कोई भी चीज को ऐसे पकड़ के खड़ी रहती है और कुछ भी ना हार्ड चीज ढूंढती है ऑलवेज. लाइक उसको कुछ नहीं मिलेगा ना तो वो जमीन पर भी लेट जाएगी नीचे. हार्ड चीज कैसे ढूंढती है? आई एम नॉट गेटिंग. सर मतलब वो कोई भी कॉर्नर्स होते हैं ना, वहां पर जाकर ना उसको पकड़ के ऐसे लेग को है ना क्रॉस कर कर खड़ी हो जाती है. जब उसको कोई कॉर्नर्स या कुछ नहीं मिलता ना तो है ना वो जमीन पर भी नीचे सो जाती है. वो तो हार्ड चीज होल्ड करती है ना. यस. या पेट में प्रेस करती है. होल्डिंग नो होल्डिंग इज नॉट देयर इन स्टेनोमेट. स्टेनोमेट में हार्ड प्रेशर एमिलियोरेशन. ओके. एंड गाइस, दिस इज द वेरी बहुत अच्छा टॉपिक है. आपको जो रेपर्टरी में ये मिला कि जब भी बच्चे को स्टूल आता है एंड ही इज गोइंग इन द कॉर्नर टू पास द स्टूल, तो मुझे ढूंढ के बताना प्लीज. मुझे अभी तक ये रूब्रिक नहीं मिला, विच इज वेरी कॉमन इन बच्चास. सर उसको ना बहुत कॉन्स्टिपेशन है, वो ना एकदम उसको कॉन्स्टिपेशन हाईली कॉन्स्टिपेटेड है. मैंने उसको ओपियम देकर ट्राई कर लिया, ओपियम से भी उसको कुछ नहीं हुआ. फिर है ना आई न्यू वन जूस इवन लाइक डाइट में एवरीथिंग, प्रून्स जूस होता है, वो भी ट्राई कर लिया, उससे भी कुछ फर्क नहीं हुआ. बन रहा है एब्डोमेन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन. एब्डोमेन हेवी है? हाँ, एवरीथिंग इज नॉर्मल. पर एब्डोमेन सॉफ्ट है कि हार्ड है? सॉफ्ट है. सॉफ्ट है. हाँ. वन रेमेडी दैट इज मैग्म्यूल, स्पेशली इन बच्चा. जब भी हार्ड स्टूल आता है, इफ द स्टूल, यस सबिता, आई एम कमिंग टू सैनिक्यूला, लेकिन मैग्म्यूल हैविंग ग्रेट स्ट्रेनिंग, बच्चे को स्ट्रेन करना पड़ता है. एक्सेसिव स्ट्रेन इज रिक्वायर्ड टू पास द स्टूल, दैट इज मैग्म्यूल. पेरेंट्स आके बोलेंगे कि वो लाल हो जाता है इवन व्हाइल पासिंग द स्टूल, इतना स्ट्रेन करता है. देन थिंक ऑफ मैग्म्यूल. Even Sanicula in bachas is the common remedy to prescribe. Even Sana is the remedy, which is used in yellow tablet in homeopathic combination.
even violets from Bexon. तो सैनाइज रेमेडी यू कैन यूज इन किड्स, बच्चों के अंदर आप यूज कर सकते हो। लेकिन जब भी आपको ये सिम्टम मिले कि बच्चा कॉर्नर में जाके स्टूल पास कर रहा है, तो प्लीज लेट मी नो। बहुत Sir. पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग द रूबी। सर वो ना ऑलवेज कॉर्नर में जाके करती है, और पहले तो क्या करती थी, वो है ना पब्लिक के बीच में स्टूल नहीं पास करती, वो है ना कभी भी उसको स्टूल आता है ना तो वो ना भागकर कहीं पर चली जाएगी रूम में या ऐसे कुछ, वो पब्लिक के सामने नहीं करती स्टूल पास। Not passing stool in presence of others, that is Natrum-Murine, more proving embragracia. क्यों embragracia पास नहीं करती है स्टूल? That is embarrassment. Even a smell of stool feels by another person, that gives embarrassment to the embragracia. Embarrassment is a theme of embragracia. Embragracia is equal to embarrassment. That is why embragracia is not able to pass the stool in presence of others. लेकिन ये कॉर्नर वाला मिले तो मुझे बता। I am eagerly waiting to see the answer. सर मैं इसको क्या प्रिस्क्राइब कर रहा था अभी? Magnu, पोटेंसी 30 HS. ओके बता कैसे बात? Sir, I have a query. बोलो। सर एलर्जी टू कैट फर से बच्चों में, एक लड़की है जो 1 साल की है, उसको कैट फर से एलर्जी है, मतलब उसकी वजह से छींक आती है, स्नीजिंग होते हैं, रेड आईज हो जाती है। सर मैंने रेपर्टरी में देखा, उसमें ट्यूबरक्यूलिनम बताती है। ट्यूबरक्यूलिनम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं। ओके हमारे पास ऐसा एक लिस्ट भी सोशल मीडिया पे घूमता रहता है कि ये चीज से एलर्जी हो तो ये दो, लेकिन समटाइम इट इज नॉट हेल्पफुल अ लॉट। तो सिम्टोमेटिकली ट्रीट करो एंड गिव ट्यूबरक्यूलिनम एज वेल एज सोराइनम एज अ कॉम्प्लीमेंट। ओके सोराइनम। एलर्जी वाले जितने भी पेशेंट है उसमें सोराइनम एंड ट्यूबरक्यूलिनम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री देना ही है, तो इट विल गेट क्योर। और दिस इज द ट्रिगरिंग फैक्टर। तो पेशेंट को समझाओ कि जब भी आप सिगरेट पी रहे हो और उससे खांसी हो रही है तो सिगरेट बंद करोगे तो ही खांसी मटेगी। दिस इज द सेम थिंग। आपको बिल्ली से तकलीफ हो रही है तो बिल्ली को दूर करना पड़ेगा। इफ द पेशेंट इज नेट्रम-म्यूर, he or she is very attached with the cat, वो नहीं कर पाएगी। तो इन दोस केस पेशेंट को समझाओ कि आपको सिम्टोमेटिकली रिलीफ हम देंगे, लेकिन क्योर इज नॉट पॉसिबल। Okay, and sir, I asked you a question the other day about painless bleeding piles. You told Painless hemorrhage. bleeding piles, that is phosphorus. Phosphorus. Okay, sir. Thank you. और है? सर ये फेस पे मिलिया जो आ जाते हैं, व्हाइट बम्प्स, टाइनी बम्प्स, तो उसके लिए क्या मेडिसिन दे सकते हैं? मिलिया के लिए एंटियम क्रूड और थूजा, these two things help. White heads, black heads, मिलिया, कुछ भी। थूजा हाई में देना है सर? सॉरी, या थूजा हाई पोटेंसी में देना है? मुझे तो हाई में ही रिजल्ट मिलता है, इसलिए मैं थूजा 1 ml एवरी वीक यूज करता हूँ। ओके। अदर डॉक्टर्स गेट रिलीफ विद 230, लेकिन मुझे तो 1 ml से रिजल्ट मिलता है। इवन यू कैन थिंक ऑफ कैलकेरिया, डेफिनेटली कैलकेरिया हेल्प कर सकते हैं इफ द पिक्चर मैचेस। और इवन यू कैन यूज एंटियम क्रूड 1 ml, यूज इट। ओके सर कॉर्न्स के लिए? सॉरी, कॉर्न्स सर, कॉर्न्स and callus. What is the difference between cons and callus? Anyone knows? वो स्किन में हम डिस्कस करेंगे cons and callus. एंटियम क्रूड इज द कॉमन रेमेडी, वो हेल्प करती ही है। If the sensitive con is there, think of ranunculus B, painful con. Even sickle core is there. Even all the extra growth remedy, that is puja, that is antium crude, even sometime aurum med helps. Silicea is there, graphitis is there for cons. Cons में होम्योपैथी बहुत अच्छा है। और else पोटेंसी इन प्रिस्क्रिप्शन सर? एंटियम क्रूड 1 ml हम यूज करते हैं जनरली, थूजा 1 ml एवरी वीक रिपीट करते हैं। Even sometime painful con is there, we are using belladonna 200 TDS to reduce the pain. When you are prescribing calcarea carb, when you are prescribing
Oramet, use it 1 every week. Okay. I have tried antidote, sir, one month, but not getting any relief. Which potency, doctor? 1M, sir. 1M. 1M only. I have tried for 5 days OD for 15. After 15 days, I have repeated also. Okay. Uh, Sometimes not corn, a sometimes dear corn takes time to get ready. तो टाइम लगता है उसमें, तो 1 week 15 days में कई बार रिजल्ट नहीं मिलता है, तो यू हैव टू रिपीटिंग द रेमेडी अलोंग विद सम कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज. तो एंटीएम क्रूड आपने 1M या 200 में जो भी दिया है तो उसको देते रहो, अलोंग विद दैट गिव द कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी. थूजा दीजिए एवरी वीक. उसके बाद जरूरत पड़ी तो एसिड नाइट्रिकम भी दे सकते हो और सिलिसिया भी रिपीट कर सकते हो. Silicea OD can take, sir. 1M every week. 1M. Tuja 1M every week and सर कॉन्स की केसेस में जो है ना वो एंटिम क्रूड 3x जो पाउडर फॉर्म में है ना वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है. हाँ, बहुत लोग वो यूज करते हैं पाउडर फॉर्म में, मतलब टैबलेट फॉर्म में, दैट हेल्प्स. लेकिन मुझे तो 1M से रिजल्ट मिलता है. आई डोंट नो मुझे लोअर पोटेंसी में रिजल्ट क्यों नहीं मिलते. नहीं सर, मैंने ना ये वाला ट्राई किया हुआ है पाउडर फॉर्म वाला. माय ग्रैंडमदर वाज हैविंग दिस प्रॉब्लम, तो ना उनका निकल गया था उससे. डेफिनेटली बहुत सारे डॉक्टर्स यूज करते हैं और उनको रिजल्ट भी मिलता है. तो डेफिनेटली यू कैन यूज इन 3x. जो आपको हायर पोटेंसी में रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो यू कैन स्विच ओवर टू 3x. कर सकते हैं, नॉट एन इशू. okay, thank you, sir. સર એક બેબી છે જેને એક્યુટ ટોન્સિલાઇટિસ છે. કેલ્કેરિયા કાપ જેવું લાગે છે. એવરી ચેન્જ ઓફ વેધર કફ કોલ્ડ થઈ જાય છે એન્ડ ટેન્ડન્સી ટુ કફ કોલ્ડ છે જ, પણ કેલ્કેરિયા કાપ આવ્યા પછી એન ટોન્સિલ્સની સાઇઝ આમ બી વધી ગઈ. એના સાથે ફેરોમફોસ 6 બી ચાલતી હતી. તો સર સ્પેસિફિકમાં કઈ આપી શકીએ? जो कई बार क्या लगता है कि कैल्केरिया का लग रहा है लेकिन एक्यूट में आ रहा है, तो यू कैन यूज बराइटा इन टॉन्सिलाइटिस. बराइटा काप. ओके. बराइटा काप यूज करो. स्पेसिफिक एफिनिटी, उसकी एफिनिटी टॉन्सिल्स है. एंड अलोंग विद दैट मर्क्सोल भी यूज कर सकते हो, बिलाडोना एंड फाइटो भी यूज कर सकते हो. सोरनेस के साथ हेपारसल भी यूज कर सकते हो. लेकिन टॉन्सिल्स आर एनलार्ज्ड, आप जो बोल रहे हो, उसमें फाइटोलेका ग्लैंडुलर रेमेडी हेल्प करेगी. फाइटोलेका. ओके. एंड बराइटा का यूज करो. ओके, थैंक यू सर. सर हाई बीपी केसेस में अगर हेडेक रहता हो तो कौन से मेडिसिन यूज कर सकते हैं? सॉरी रिपीट योर क्वेश्चन. सर बीपी हाई हो, अभी 1 वीक से हाई रहता है, लाइक 150/100 अराउंड ऐसे, तो है ना उसमें हेडेक होता है, ऑसिपिटल फ्रंटल, तो कौन से मेडिसिन हेल्प कर सकती है? हमें पेशेंट का बीपी कंट्रोल करना है. हाँ, बीपी कम होगा तो ही हेडेक कम होगा. द कॉज इज हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है. तो लैकेसिस, ग्लोनोइन, एकोनाइन, ये तीनों हेल्प कर सकती है. ओके सर. राहुल या मदर टिंचर तो है ही. अच्छा. So I've seen doctors giving Berberis vulgaris in hypertension. What is the reason for that? उसको ही पूछना पड़ेगा. मैंने why are you giving this? तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि आप ना जो एंटी हाइपरटेंशन में क्या क्या होता है ना, you go and read everything and then you will get your answer by itself only. तो करो एक्सरसाइज, हमें भी बताओ. मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ हाइपरटेंशन. मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ. n number of times prescribe it. हाँ तो पढ़ो, उन्होंने कुछ बताया कंसेप्ट होगा उनका. बताया ना उन्होंने, पढ़ो ढूंढो. कुछ तो होगा if doctor is using for hypertension. और रिजल्ट भी रहा है ना सर को जी जो हाँ मैंने ना I was absorbing this from last so many times. So ना मैंने आज उनको पूछा that आप क्यों ये दे रहे हो, so उन्होंने आज ही बताया. So I'll read it in a week or so. मेरे हिसाब से sometime Berberis vulgaris works as a laxative like Apis. Sorry, laxative नहीं, diuretic. तो it might be help like this. तो I don't know, मुझे भी ये रीड करना होगा. लेकिन if he is using तो कुछ तो लॉजिक होगा. We have to find out. वो ढूंढते हैं कुछ. लेकिन ये एक डायूरेटिक कॉज हो सकता है, उसकी वजह से. रीनल स्टोन में भी उसी रीजन से देते हैं कि हाँ, रीनल स्टोन में भी उसको डायूरेटिक के हिसाब से यूज करते हैं.
फ्लश हो जाए यस, तो वो यूरिन पेशेंट का फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है उससे, तो फिर हाइपरटेंशन कम होगा, हो सकता है। एलोपैथिक ड्रग्स भी ऐसे लेसिक्स वगैरह देते ही है, गैस नहीं करना है, ढूंढना है। और पूछो उनको, वो डॉक्टर को ही पूछना और अगली बार हमको शेयर करना। नहीं पूछना, पहले पढ़ना फिर पूछना, तो वो कोई आंसर देगा। हाँ, डायरेक्ट पूछोगे तो कोई आंसर नहीं देगा। उसको पूछना कि भी इतना मुझे इतना लगा, हाँ पहले पढ़ो, आप जो उन्होंने बोला है ना वो पढ़ो। सही। और बोलना हमें जो भी आंसर मिले वो बता, इट इज न्यू फॉर अस, बर्बेरिस वल्गारिस फॉर हाइपरटेंशन। ग्रेट। बहुत सारे होम्योपैथ्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मेडिसिन यूज करते हैं, तो नेवर क्रिटिसाइज अगेन एनीवन कि भाई इसने क्यों यूज किया है। उनको रिजल्ट मिल रहा होगा तो ही वो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक ढूंढना है। वो मिल जाए तो यू कैन यूज विथ दैट कॉन्फिडेंस, आप कर सकते हो। ओके डॉक्टर, anyone guys, any query, any question? ऑल्सो सर, जो बेबीज में डायपर रैश हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा रेडनेस, बर्निंग हो रहा है, ईचिंग, तो सर उसमें कौन सी मेडिसिन हेल्प करती है? Lataria is one medicine and सल्फर बहुत अच्छा काम करती है ओके। रैशेस के अंदर। पर सर है ना 4 months 6 months ओल्ड बेबीज में जनरली कैसे मेडिसिन आप देते हो? मतलब उसको फीडिंग के साथ दे देने का, 30 नंबर्स की या उससे भी छोटी जो पिल्स आती है, वो पिल्स को पेरेंट्स को बोलो, मदर को बोलो कि वो 2 या 3 ड्रॉप जितना मिल्क निकाले और उसमें वो डाइल्यूट करके उसको सिर्फ टंग के ऊपर टच कर देना है, दैट्स इट। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ओके, You can use water potency also. Sir, please repeat the medicine, sir, for diaper rash. Sulfur and Rathania. Thank you, sir. Okay guys, see you next session. मैं जा रहा हूँ वैकेशन में, हम मिलेंगे अब 4 दिन के बाद, नेक्स्ट वीक मिलेंगे। Okay guys, see you next session with same energy, with same question, with some new learning things. See you.